नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं राव इंद्रजीत और साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। मनोहर लाल करनाल सीट से सांसद चुने गए हैं। खट्टर करीब 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफे के बाद बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और केंद्र में इन 3 दिग्गजों को जगह देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस साल के आखिर में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में हुए डैमेज की भरपाई के लिए हरियाणा से 3 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर ने भी हरियाणा में मंत्री पद की शपथ ली। इनके प्रदेश के वोटर्स के एक बड़े वर्ग पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। आपको बताते चले कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई है। 2019 में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। अब 5 महीने बाद राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनावों से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है। उसमें बीजेपी डरी हुई है। लोकसभा चुनाव नतीजों का अगर विधानसभा सीट वाइज एनालिसिस करें तो यहां पर राज्य की 90 सीटों में से 46 पर कांग्रेस और 44 पर बीजेपी आगे रही है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। आपको बताते चलें कि मोदी 3.0 में बीजेपी ने हरियाणा को लेकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है और साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल के जरिए जीटी रोड बेल्ट और राव इंद्रजीत के जरिए दक्षिण हरियाणा को साधने का प्रयास किया गया। 2014 और 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन्हीं दोनों बेल्ट से राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिली। इसके साथ ही बीजेपी ने एक तरह से यह क्लियर कर दिया है कि हरियाणा में अपनी नॉन जाट की राजनीति के सहारे आगे बढ़ेगी। जाट बिरादरी से आने वाले बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर भी इस बार मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन लगातार तीसरी बार जीतने के बावजूद भी उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हरियाणा में गैर जाट की राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने 2014 में पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल को सीएम बनाकर की थी। 2019 में भी खट्टर ही सीएम बने थे। आपको बताते चलें कि हरियाणा में बीजेपी 9.5 सालों से सत्ता में है और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी और सभी 10 लोकसभा सीटें जीत लेने के बाद में दम भर रही थी, लेकिन चुनाव नतीजे आए तो रोहतक और सिरसा सीट पर बड़े अंतर से हार गई। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल आखिरी बार करीबी मुकाबले में फंसे हुए नजर आए। 5 सीटों पर पार्टी के हाथ से निकल गई है। अब रिजल्ट की समीक्षा की जाए तो पता चला कि पार्टी ने अपने गढ़ रहे जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल जैसे इलाकों को कुछ समय के लिए तरजीह देना बंद कर दिया था और यही कारण रहा कि बीजेपी अब राज्य में तीसरी सरकार जो है बनाने में अपने गढ़ को सुरक्षित कर लेने की कोशिश करती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार अपने बूते बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें नहीं जीत पाई और 240 पर ही सिमट कर रह गई और ऐसे में न केवल केंद्र में जेडीयू और टीडीपी से गठबंधन मजबूरी बन गई, बल्कि नरेंद्र मोदी की साख की भी दाव लग गई है। मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपने नाम पर वोट मांगे हैं। तो इसी दौरान हरियाणा के करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की मोदी 3.0 में सरकार में नया कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर भी हरियाणा में चर्चा हो रही है। इसकी वजह खट्टर को शपथ ग्रहण के वक्त मोदी कैबिनेट में भी तरजीह जो है वो दी गई है। आपको बताते चलें कि सांसद मनोहर लाल खट्टर को 3.0 सरकार में नया कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर हरियाणा में चर्चा भी हो रही है और इसकी वजह से मनोहर लाल को शपथ ग्रहण के वक्त मोदी कैबिनेट में तरजीह मानी जा रही है और खट्टर ने रविवार को 8वें नंबर पर शपथ ली और इनमें से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और जयशंकर ने भी शपथ ली है। और ऐसे में माना यह भी जा रहा कि मनोहर को बड़ा मंत्रालय मिलना जो है वो तय माना जा रहा। कृषि और खासकर किसान मोदी सरकार के दूसरे टर्म में चुनौती रहे हैं। उन्हें किसान आंदोलन झेलना पड़ा है, जिसके बाद में पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान उग्र विरोध हुआ। इसी वजह से कृषि किसानों को साधने के लिए मोदी अपने करीबी मनोहर को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। मनोहर लाल से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो
कृषि को लेकर बात ना बनी तो उन्हें देश का सहकारिता मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर शपथ ग्रहण तो हो गया है, लेकिन कौन सा पद किसे मिलने वाला है, किसको कौन सा पद मिलेगा, इस पर भी चर्चा अब तेज हो गई है। कृषि और खासकर आपको बताते चले कि किसान मोदी सरकार के दूसरे टर्म में चुनौती रहे हैं। मनोहर लाल किसान आंदोलन को लेकर हमेशा आक्रामक रहे हैं। पिछले आंदोलन में भी सबक लेते हुए इस बार उन्होंने पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया था और साथ ही मनोहर लाल ने सीएम रहते किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दिया। पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रुकने को मजबूर कर दिया गया। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर कौन सा जो पद है वो मिलने वाला है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो गया और हरियाणा में 3 मंत्रियों को मौका भी दिया गया है, तो अब ये सवाल उठ रहा कि कौन सा मंत्रिमंडल जो है वो उन्हें दिया जाएगा। ओपी, देखिए अंकिता, कल जो मोदी सरकार का पार्ट 3 का जो शपथ ग्रहण समारोह, उसमें एक बार फिर हरियाणा से जो 3 मंत्री बने। अगर हम साल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब से बात करें तो तब से ही आमतौर पर 3 मंत्री बन गए। पिछली बार भी 3 मंत्री जो है बने थे, लेकिन इस बार 2 चेहरे जो है वो नए आ गए हैं। एक चेहरा जो वो नया आया जिनमें मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से जो सांसद है वो जुड़ गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो ये साल 2014 से जो है वो कैबिनेट में, मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री और तीसरी बार ये वैसे बने हैं। अगर इनके इतिहास की बात करें तो साल 2005 में जब यूपीए 1 आई थी, ये तब से लेकर आज तक कंटिन्यूअस जो है सरकार में मंत्री रह चुके। अगर मैं कहूँ तो 20 साल से मंत्री रह चुके और 21वां साल इनका जो शुरू हो गया। इसी तरह अगर हम कृष्णपाल गुर्जर की बात करें जो फरीदाबाद से जीत कर आए हैं, वो भी साल 2014 से जो है वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। अगर हम सियासत के तौर पर ओवरऑल देखें तो जो सरकार, जो मोदी सरकार है, उसने उन समुदायों को या साथ लेकर चलने की कोशिश की है जिनके मतदान, जिनके वोटों से जो है लोकसभा में जो है फायदा हुआ था। अगर हम जातीय समीकरण की देखें तो 2 पंजाबी और 2 ओबीसीयों को जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो ओबीसी जो है समुदाय से आते हैं। वहीं अगर राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो दोनों ही जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं और दोनों ही जो काफी अच्छे मार्जिन से जीतकर जो है सामने आए हैं। तो इसकी वजह से इनको जो है वो एक अच्छा जो है वो फायदा मिला। और हरियाणा सरकार की साल 2014 में जब पहली बार केंद्र में हरियाणा में सरकार आई थी, 2019 में दोनों बनाई थी, तो जो जीटी रोड बेल्ट है और दक्षिण हरियाणा है उसकी एक अहम भूमिका जो कहीं ना कहीं इन बीजेपी सरकार में रही थी। जो बीजेपी सरकार ने इन्हीं समीकरणों को साधते हुए जीटी रोड बेल्ट से जो मनोहर लाल है उनको कैबिनेट में शामिल करवाया। वहीं दक्षिण हरियाणा जिसकी 2019 में सरकार बचाने में जिसकी एक अहम भूमिका रही थी, तो वहां से राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को जो है बनाया गया। अगर मैं पिछले 2019 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करूं तो हरियाणा में 3 ऐसे जिले थे जहां पर बीजेपी का जो खाता भी नहीं खुला था, जिसमें झज्जर, सिरसा और एक जिला और था, और उन 3 जिलों में उनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है इज्जत बचाने का काम किया था और दूसरी बार जो है लगातार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी। तो बहरहाल हम मान सकते हैं कि एक तरह से अगले जो विधानसभा चुनाव जो सितंबर या अक्टूबर के दौरान होने हैं, उनको देखते हुए ये एक कवायद जो है वो की गई है। क्योंकि पिछली बार हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था, लेकिन मंत्री जो 3 ही बने थे। हालांकि जो रतनलाल कटारिया, दिवंगत मंत्री रतनलाल कटारिया, उनको जो है करीबन 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हालांकि बदल दिया गया था, लेकिन 2019 में भी 3 मंत्रियों जगह मिलती। लेकिन अगर 2024 के वर्तमान लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो है 5 MLA जीते थे और उस 5 में से जो 3 को जो है वो मंत्री पद मिला है। तो कह सकते हैं कि हरियाणा के मोर देन 60% जो सांसद हैं उनको एक तरह से जो है मौका मिला और अपने आप में ये काफी बड़ी बात है। और अगले विधानसभा चुनाव में
इसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात है। जी अंकिता। ओपी शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में राजवीर रोहिला बीजेपी से और नीरज गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ फोनो लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल बीजेपी से राजवीर रोहिला से है। राजवीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी राज्य की 10 सीटों में से 5 सीटें ही जीत पाई है, लेकिन 2 से बढ़ाकर अगर बात की जाए मंत्री में तो 3 सीटें कर दी गई हैं। तो इसका जो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी की जा रही है, कितना सही है इस पर? मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, हमारे हरियाणा की पूरी जनता को बधाई देता हूँ। और पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हम सिर्फ 5 सीटें जीत पाए और जिसमें हमें 1 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री के हमें पद मिले हैं, जो कि 5 सीटों में 60% बनता है। तो मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की अहमियत को समझा और हरियाणा के जो हमारे 3 सांसद हैं, श्री मनोहर लाल जी, श्री राव इंद्रजीत जी और श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनको अपनी कैबिनेट में जगह दी। वैसे भी ये नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता हो किसको रखना किसको नहीं, लेकिन मोदी जी का जो स्नेह है वो हरियाणा से बराबर बना हुआ है और हरियाणा की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। और आने वाले समय में हम तो यही आशा रखेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले जिससे कि हरियाणा का और ज्यादा विकास हो सके। जी नीरज गुप्ता, मेरा सवाल आपसे है कि अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव को, तो विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं, इसको लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहां पर मोदी कैबिनेट में 3 मंत्री अब शामिल भी हो गए हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। चाहे हमारी तरफ से मैं सरकार को कहना चाहूंगा चुनाव कभी भी करा लें। और रही मंत्री बनाने की बात, मंत्री बनाने के बाद उनका विशेषाधिकार है, वो 2 को मंत्री बनाए, 3 को बनाए, हो सकता है 5 भी बना दे, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये तो उनका अधिकार है। तो सरकार उनकी है, सेंटर में सरकार उनकी है, तो किसी भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बीजेपी पर सवाल ये है कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है और ये पहला कदम उठा भी लिया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप कुछ भी कदम उठा लें, आपका सुपड़ा साफ है इनका। बीजेपी के प्रलोभन में कोई हरियाणा की जनता आएंगी नहीं। मैं एक नारा दूंगा आपको कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, इस नारे के साथ कांग्रेस आगे जाएगी और आप देखना इसके रिजल्ट से बढ़िया होंगे, क्योंकि इन्होंने जनता में कोई काम तो किया नहीं, सिर्फ वादे वादे। अगर वादे ना किया होते आज इनकी इतनी बुरी हाल नहीं होती। अब मैं मंत्रिमंडल की भी थोड़ी विस्तार कर दूंगा आपको, इनकी क्या मजबूरी है, इतने सत्ता के लालची हैं। एक हमारे कांग्रेस से गए हुए सांसद, जो जीते हुए सांसद थे, अभी 2 महीने पहले रवनीत बिट्टू जी गए, अब उनसे इनकी क्या डील थी? बड़े आश्चर्य चकित की बात है कि हारे हुए आदमी को मिनिस्टर बना दिया। मुझे बात समझ नहीं, सारे मंत्रिमंडल में देख रहा था कि हारे हुए को क्यों बना दिया मिनिस्टर, ऐसी उनके साथ क्या डील हुई थी? शायद उनको ये था कि रवनीत बिट्टू को लेके, कांग्रेस से लेके पंजाब में हमारा खाता खुल जाएगा, शायद मेरे हिसाब से उनको कमिटमेंट की होगी कि आपको मंत्री बनाएंगे। वरना आप बताइए हारे हुए मंत्री कौन बनाता है? राजवीर जी जवाब दीजिए। ये इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में आपका सुपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। मैं पहले तो इन्हें रवनीत बिट्टू जी का जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। रवनीत बिट्टू जी ने, वो बीरेंद्र सिंह के पोते हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है, पहली तो बात है ये। उनके परिवार ने बलिदान दिया है, ठीक है। और एक बात, हमें कहीं ना कहीं, देखो मैं बिल्कुल सच्चाई मानता हूँ, पंजाब में हम लोग कमजोर थे क्योंकि हम लोग बैसाखियों पे थे। हमने पहली बार चुनाव लड़ा है तो हमें रवनीत बिट्टू जी हार गए। तो हमारी उम्मीद है रवनीत बिट्टू जी को जो अभी मंत्री पद दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अपना जनाधार भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पंजाब की एक भागीदारी भी हो गई है। पंजाब हमारा एक हार्ट है बिल्कुल पूरे इंडिया का, ठीक है। तो कोशिश करेंगे तो पंजाब से भी हमें कुछ मिले। जी हमारे साथ में ओपी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मनोहर लाल जो हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और उनको अब करनाल में भी क्या कुछ, जनता को भी काफी उम्मीदें हैं कि क्या उनको तोहफे मिलने वाले हैं और कौन सा उन्हें मंत्री पद मिलेगा? देखिए गीता, जाहिर सी बात है कि मनोहर लाल को जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दी गई है, तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक बड़ा विभाग जो है वो उनको दिया जाएगा। और क्या विभाग दिया जाता है ये तो बात की बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कई विभागों की चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह का उनको दिया जाता है, कोऑपरेटिव विभाग दिया जाता है या फिर कृषि कल्याण विभाग दिया जाता है या फिर जो है वो बाकी जो विभाग है वो दिया। लेकिन एक बात तय है कि कैबिनेट में जो उनका रैंक होगा वो पहले 10 मंत्रियों के आसपास जो है उनका
रैंक होने वाला है। बहरहाल अभी शायद मंत्रिमंडल के ऊपर तो कयास नहीं लगाए जा सकते, लेकिन क्योंकि इस बार जो है गठबंधन की सरकार है और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, मतलब गठबंधन की सरकार बनी हुई है, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो है वो मंत्री विभागों को लेकर कुछ पेच से जो फंसे हुए हैं और किसको क्या मतलब विभाग मिलेगा ये तो खैर एक दो दिन में जो है कंफर्म हो जाएगा, लेकिन होमवर्क जरूर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मनोहर लाल है, एक कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी के जो है माने जाते हैं, उसके हिसाब से उम्मीद है कि शायद कोई बड़ा विभाग जो उनको जरूर दिया जाएगा। जी राजवीर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए मनोहर लाल की, तो उन्हें कौन सा विभाग मिलने की उम्मीद है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि किसान की काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सांसदों को मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी है, तीनों एक से एक नायाब हैं, उनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जो उनकी योग्यता अनुसार जो वो बेस्ट कर सकते हैं हरियाणा के लिए, देश के लिए, तो वो विभाग उन्हें आवंटित किए जाएंगे और वो विभाग देना भी प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे विभाग मिले, जिससे हमारे हरियाणा के जो नेता उनकी परफॉर्मेंस का भी पता लगे और हरियाणा का भी कुछ भला हो। जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ में है नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता, अब लगातार अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो जो हार मिली है 5 सीटें ही मिली हैं बीजेपी को और 5 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, तो ओवर कॉन्फिडेंस माना जा रहा है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। आप देखना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हम आपको गारंटी से कह रहे हैं विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनेगी। इन्होंने ये भी मानते हैं, इनके अंदर से आत्मा ही मानती है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे एक कार्य बताएं क्या था 2014 में, कर्जा कितना था कांग्रेस के समय और आज कितना है? मेरे भाई प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा हमारे ऊपर कितना कर्जा था जब 2014 में गई थी? 60,000 करोड़ का कर्जा था। और आज हरियाणा में कितना कर्जा है बताएंगे मेरे प्रवक्ता साथी? मैं इनको भी याद दिलाना चाहूंगा, हर ये बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे, आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हो, मैं भी, हर हरियाणा वासी पे 1,28,304 रुपए 8 पैसे कर्जा है। ये विकास के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये राम मंदिर की चर्चा करते थे, देखो हास्यास्पद बात है, राम मंदिर की पूरी 8 लोकसभा सीटें हार गई, 5 आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, सारी सीटें हार गई है। तो अब जनता समझ चुकी है इनके बाद में कि रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात, उसमें कोई समिति का हाल नहीं देखा, कोई समिति का ख्याल नहीं करा। जो मोदी जी करीब थे, लेकिन नीरज जी अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 मंत्रियों को जगह दी हुई है, और अगर बात की जाए 2 मंत्री बचे हुए हैं, तो इसका हरियाणा में फर्क तो पड़ेगा ही ना। अभी देखिए अभी लोकसभा के अभी जो मंत्री को जगह दी गई है, उनका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अभी इनके गठबंधन के नेता एक एनसीपी को देखिए, वो नाराज चल रहे, प्रफुल्ल पटेल ने मना कर दिया कि मैं तो भैया कैबिनेट मंत्री बन चुका हूं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहा हूं, मैं राज्य मंत्री का पद क्यों लूंगा? अभी तो ऐसे आप देखना आने मिलेंगे, अभी पोर्टफोलियो में अभी बंटवारा होगा, तब देखना कैसे खींच तान के इनको सामना करना पड़ेगा। रहे हरियाणा की जनता, तो हरियाणा की जनता अगर 5 में 5 जितने सांसद जीते, इनको भी एमपी बना दें, सारे मिनिस्टर बना दें, तब भी हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। और अभी आप देखना हमारे अब हम मैदान में दोबारा उतरने वाले हैं। हमसे पहले भी हमारी जन आक्रोश रैली मार्च तक चलती रही, फरवरी तक चलती रही। अब इसके बाद हमारे सारे अति उत्साहित सारे कर पूरी मेहनत से काम करेंगे, इनको बाहर पर दिखाएंगे। 75 पार के नारे की हवा निकल गई, 400 पार के नारे की हवा निकल गई, और बीजेपी नेता इन फ्यूचर चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, नारे लगाने का नाम भूल जाएंगे। अब ये आप देखना कभी नारा नहीं देंगे ये, और इनका भविष्य में कोई नारा दे तो मेरे प्रवक्ता साथी बता दें कितनी सीटें जीतेंगे। हम तो शुरू से ही नहीं नारा देते, नारे देने का प्रचलन इन्होंने शुरू किया। 400 पार, 75 पार हरियाणा में और 11 पार चंडीगढ़ सीट मिला के, अगर चंडीगढ़ सीट मिलाओ वो भी हरियाणा की मानी जाती है, तो हम 6 सीटें जीती हैं। जी नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।